जब उठेगा जनाजा मेरा ए परवरदिगार तुझ तक, एक सवाल जरूर होगा तुझसे कि मर्जी तेरी थी या जमाना ही खुदगर्ज था। नमस्कार बुद्धिजीवियों, आज का हमारा विषय है व्हाई वॉर हैपेंस। कार्ल वॉन क्लॉसविज एक पर्शियन मिलिट्री ऑफिसर थे जिन्होंने एक बार कहा था कि वॉर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स, यानी जब बातचीत से डिप्लोमेसी से बात नहीं बनती तो वह एक युद्ध का रूप ले लेती है। हाल फिलहाल में हमें इसका उदाहरण देखने को मिलता है यूएस ईरान पीस टॉक से, जो कि सफल न हो सकी और हमें उसका परिणाम युद्ध के रूप में देखने को मिला। तो आइए आज हम युद्ध के हर पहलुओं को टटोलते हैं, कुछ बड़े युद्धों को देखते हैं और युद्ध के हर पहलुओं पर बात करते हैं। भूत से भविष्य तक और सतह से जड़ तक, और अंत में एक समझ विकसित करने में हम सफल हो पाएंगे कि आखिर युद्ध होते ही क्यों हैं और युद्ध का भविष्य क्या है। इज वॉर अ ह्यूमन नेचर? तो इतिहास के पन्ने टटोलने के बाद हमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स देखने को मिलते हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट यानी हॉकिश व्यू। हॉकिश व्यू के समर्थकों ने माना कि युद्ध प्राकृतिक है, यानी स्वाभाविक है, जो जीता वही सिकंदर, जो लड़े वही बचे और लड़ना उनकी प्रवृत्ति बन गई। ध्यान दें, यह विचार डार्विनियन थियरी से आ रही है। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट डेविड बुश का कहना था कि इंट्रा ग्रुप वायलेंस, रिसोर्सेज यानी संसाधनों के लिए लड़ाई, और मेट गार्डिंग यानी अपने साथी के रखवाली, यह सब विकास के क्रम में स्वाभाविक होते गए। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट यानी डॉविश व्यू विचारधारा के एक प्रमुख एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए डगलस फ्री, जो अपनी किताब बियॉन्ड वॉर में कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड वॉरफेयर यानी संगठित युद्ध पिछले 1000 सालों की कहानी है। उनका कहना है कि हंटर गैदरर के संगठित युद्ध के साक्ष्य हमें नहीं मिलते, यानी कि युद्ध की शुरुआत तब हुई जब इंसानियत ने खेती करने की शुरुआत की, जब वह लैंड ओनर बने। यानी इन दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट्स को समझने के बाद हमें यह पता चलता है कि मानवीय प्रवृत्ति कहीं ना कहीं आक्रामक भी है और डिप्लोमेटिक भी, और यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। दूसरी ओर विज्ञान यह कहता है कि हमारा 99% डीएनए चिंपैंजीज और बोनोबोज दोनों के साथ मिलता है। चिंपैंजीज के स्वभाव में युद्ध के लिए जो आक्रामकता दिखाई पड़ती है, जैसे अपनी सीमा की सुरक्षा रखना, दूसरे ग्रुप यानी मेल चिंपैंजीज पर आक्रमण करना, वहीं दूसरी ओर बोनोबोज फूड, सेक्स, शेयरिंग एंड ग्रूमिंग के रास्ते होते हुए कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में माहिर होते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर यह दोनों ही चीज प्रभावी रूप से होती है। अब उसके विवेक पर यह निर्भर करता है कि वह इन दोनों प्रवृत्तियों में किसका उपयोग करता है। हम मानव इतिहास के युद्धों को 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। फेज 1 प्री स्टेट वायलेंस बिफोर 3000 BCE, यानी जब कोई सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं था या शासन या स्टेट ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, उस वक्त छोटे छोटे गुट छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ लेते थे, जैसे स्मॉल स्केल रेडिंग, बदले के लिए मार देना इत्यादि। इस पीरियड में हमें कोई बड़ा युद्ध देखने को नहीं मिलता। अब आता है दूसरा फेज यानी एंशिएंट एम्पायर्स 3000 BCE से 500 CE। यहाँ पर कुछ बड़े एम्पायर खड़े होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड स्टेट का निर्माण करते हैं। इस काल में हमें ऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स, ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज देखने को मिलती है, और इन युद्ध के पीछे की उनकी विस्तारवादी सोच, संसाधन और गुलामी हमें खुलेआम देखने को मिल सकता है। जैसे असीरियन एम्पायर हो, मौर्य हो, गुप्त हो इत्यादि, ऐसे कई उदाहरण हमें इस युग में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर वॉर एज ए स्टेट टूल बनता है, यानी द फर्स्ट टाइम वॉर बिकम्स पॉलिसी। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, टेरिटरी की सुरक्षा, संसाधन, स्लेवरी इत्यादि। और तीसरे फेज में यानी 500 CE से 1700 CE हमें देखने को मिलता है फ्यूडल एंड रिलीजियस वॉर्स। वजह साफ थी, अब धर्म विकसित हो रहे थे, बड़े बन रहे थे, और उसके लिए उन्हें खुद को बेहतर दिखाना था। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ धर्म नहीं रहा, बल्कि यह वॉर्स बहुआयामी रहे। फिर शुरू होती है वॉर क्रूसेड्स, जैसे कि हमने इतिहास में देखा, ये इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट, एक्सपेंशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, अपने विचारधारा को फैलाने के लिए देशों पर आक्रमण करना, और इन किलिंग्स को धर्म सभ्यता के नाम पर जस्टिफाई करा जाता है। फेज 4 इंडस्ट्रियल एंड आइडियोलॉजिकल वॉर 1700 CE से अब तक। यहाँ युद्ध होने की मुख्य वजह संसाधनों के लिए, विस्तार के लिए और विचारधारा के लिए होने लगे। यानी यह युद्ध बहुउद्देशीय थे, ग्रीड के लिए थे, पावर, इन्फ्लुएंस पर आधारित रहे।
चाहे वो कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म हो, फासिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी हो, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, चाहे वो कॉलोनिज्म का एरा हो। अब आइए कुछ बड़े और महत्वपूर्ण युद्धों पर नजर डालते हैं जिन्होंने दुनिया को कई तरह से बदला, और फिर अंत में नजर डालेंगे इन युद्धों के कॉमन फैक्टर्स पर। Ideological and Industrial War, the Cold War era 1947 to 1991 between US and USSR। यह जो युद्ध था मुख्य रूप से पावर हंग्री था और इसके पीछे My thinking is way better than yours जैसी सोच थी। अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो मुख्य रूप से स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। इजराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट्स 1948 से लेकर अब तक जो चल ही रही है, यह युद्ध मुख्य रूप से धर्म के लिए, आइडेंटिटी के लिए, रिसोर्सेज के लिए, एक्सपेंशन और एग्जिस्टेंस के लिए लड़ी जा रही है। यूक्रेन वॉर 2014 से लेके अब तक तो जारी ही है। यह युद्ध मुख्य रूप से इंपीरियल एम्बिशन, साथ ही साथ इसमें नेटो का एक्सपेंशन और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की सुरक्षा इसकी मुख्य वजह रही है। अल्जीरिया वॉर 1954 से 1962 तक, यह युद्ध फ्रांस से स्वतंत्रता के लिए किया गया था। साथ ही साथ गृह युद्ध भी इसकी मुख्य वजह थी। ईरान और यूएस से, जिसमें इजराइल भी शामिल है, यह जो युद्ध हम देख रहे हैं जो कि 1979 से लेकर अब तक चल ही रही है। शुरुआत तो इसकी हुई थी हॉस्टेज क्राइसिस को लेकर, लेकिन आगे चलकर यह रीजनल डोमिनेंस और कंट्रोल ओवर न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी संघर्ष होने लगा। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि कैसे दो विचारधाराओं की लड़ाई, जिसका जीता जागता उदाहरण था साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, जो कि कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म के लिए बढ़ गए। अफ्रीकन सिविल वॉर, अफ्रीका को आप कैसे भूल सकते हैं। यह मुख्य रूप से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड कंपटीशन ओवर नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किया गया युद्ध था, जिसमें हमें थोड़ी बहुत एथनिसिटी के लिए भी जगह दिखती है। इस्लाम रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स, द अफगान जिहाद 1979, इसे हम रिलीजियस वॉर भी कह सकते हैं, लेकिन यह एक प्रॉक्सी वॉर का जीता जागता उदाहरण है, जिसमें रूस को कमजोर करने के लिए यूएसए ने अपने सारे संसाधनों का खूब इस्तेमाल किया। द सीरिया सिविल वॉर, यह भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल अनरेस्ट एंड राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स का और पावर एंड प्रॉक्सी वॉर का जीता जागता उदाहरण है, जिसमें रसिया, ईरान, यूएस और तुर्की अपने अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ईरान और इराक वॉर 1980 टू 1988, यह रीजनल डोमिनेंस के लिए लड़ा गया युद्ध था और यह एक संघर्ष था सुन्नी और शिया के बीच का। अब हम बात करेंगे दो महायुद्धों की, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड की। इसने पूरे मानव इतिहास को बदल कर रख दिया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, हाइपर नेशनलिज्म, साम्राज्यवाद की लड़ाई, आर्थिक दबाव और डिप्लोमेटिक फेलियर इसकी मुख्य वजह रही है। इस युद्ध की मुख्य वजह थी मिलिटरिज्म, जहां हर देश अपनी सीमा बढ़ा रहा था, और नेशनलिज्म, जहां हर देश खुद को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता। और जब यूरोप दो गुटों में बंट गया था, और यह सब ट्रिगर हुआ आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड के कत्ल के बाद। और रही बात वर्ल्ड वॉर सेकेंड की, जब ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस का अपमान जर्मनी को भुगतना पड़ा और फिर शुरुआत हुई एडोल्फ हिटलर, बेल्टिनो, मुसलिनी जैसे डिक्टेटर की, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे। वहीं लीग ऑफ नेशंस कमजोर होता है, जहां से आइडियोलॉजिकल वॉर की नींव पड़ती है, जैसे फासिज्म का उदय। और यह युद्ध ट्रिगर हुआ जर्मनी के पोलैंड के अटैक के बाद। मानव इतिहास के इन सबसे मुख्य युद्धों को देखते हुए अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ज्यादातर युद्ध पावर, फियर, रिसोर्सेज, आइडेंटिटी एंड आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस के लिए लड़े गए। सूझबूझ से यह युद्ध रोके भी जा सकते थे। कुछ युद्ध जो कि स्वतंत्रता के लिए लड़े गए, जैसे कि साउथ अफ्रीका, भारत, अमेरिका इत्यादि देशों में यह जरूरी था, यह मानवता के लिए लड़ा गया था। जितने भी युद्ध मानवता के लिए या फिर ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी थे, उनको जायज ठहराया जा सकता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ज्यादातर युद्ध ह्यूमन ग्रीड की वजह से हुई, जिससे मानव जाति सूझबूझ से इन युद्धों को रोक सकती थी। तो अब सवाल यह उठता है कि युद्ध का भविष्य क्या है।
तो इसका जवाब सरल नहीं है। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस यानी जब नेशंस रिसोर्स के लिए, ट्रेड के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे, ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी जैसे कि इंटरनेशनल लॉज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएन कुछ देशों की कठपुतली नहीं रहेंगे और ऐसे एग्रेसिव एक्शंस के लिए लीडर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसमें कोई भी देश अपना हित नहीं देखेगा, सब मानवता के लिए लड़ेंगे। साथ ही साथ पीस एजुकेशन मेंटेलिटी, जिसका एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि कैसे रवांडा जेनोसाइड के बाद वहां की सरकार ने शिक्षा में कुछ खास परिवर्तन किए जिससे बच्चों को पीस मेंटेलिटी, कोएग्जिस्टेंस, हम्बलनेस, यूनिटी जैसे विषयों पर जागरूक कर उनकी नींव को ही बेहतर किया गया। जापान, जिसकी बहुत बड़ी भूमिका थी दूसरे विश्व युद्ध में, जिसकी वजह से उसकी इतनी क्षति हुई कि वहां के नागरिकों के भीतर युद्ध को लेकर ऐसा डर बन गया, जिसकी वजह से विस्तारवादी उनकी सोच, उनका पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया और वह शांति के वाहक बन गए। शिक्षा काफी मददगार साबित हो सकती है रेडिकल नेशनलिज्म को कम करने में, जो कि ऐतिहासिक रूप से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की वजह रही है और भविष्य में ज्यादातर संभावनाएं हैं कि आने वाले युद्ध साइबर वॉरफेयर, एआई और ऑटोनॉमी की वजह से हों। कल के भविष्य में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या वर्ल्ड वॉर सेकेंड जैसे युद्ध देखना मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स जो कि पूरी की पूरी सभ्यता को नष्ट कर सकता है और जितने भी देश आर्थिक दृष्टि से, पावर से, रिसोर्सेज से, हर चीजों से दूसरे देशों से आगे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। क्योंकि इतिहास से हमें सीखने को मिलता है कि हर बड़े युद्ध ऐसे ही कुछ बड़े और पावरफुल नेशंस की वजह से हुए हैं। क्योंकि आप नजर उठाकर देख लें, सभी बड़े युद्ध जिससे मानवता को जलाया है, मानव इतिहास के क्रूर युद्धों में वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप, अमेरिका जैसे देश ही शामिल रहे हैं। अगर इन्होंने सूझबूझ का परिचय दिया होता, अपने पावर का सही इस्तेमाल किया होता, अपनी सहभागिता अगर दिखाई होती, तो दुनिया के अधिकतर युद्ध हुए ही ना होते। अस्तु, जय जगत।